Live now. Live. Good evening to one and all present over here. My name is Ria Kachwa, and I would like to welcome you all in this today's session. I would like to introduce our main chief guest, Miss Akanksha Singh. मिस आकांक्षा सिंह आपने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस किया है और आज आप जानकी देवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस में लेक्चरर का दायित्व भी निभा रहे हैं। आपका स्वागत है मैम। आप अपने सेशन के लिए स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Ria, for introduction. Okay. Good evening, all. Good evening, all the students, respected dignitaries over here. Actually, today's session जो है आज हम स्टूडेंट्स के रिलेटेड ले रहे हैं, मीन्स उनके जो आने वाले एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स, आई थिंक फ्रॉम 23rd of April exams has been scheduled, right? So today we are discussing on that. One of the important topics or subject, core subject, which I am going to take for the student who are from the art side is a political science. देखो, political science is one of the important subject for each and every student. तो what will be the marking scheme? Marking scheme कैसा होगा, क्या होगा, स्टूडेंट्स को कौन से टॉपिक करके जाना है, क्या करना है, ये काफी ज्यादा important है. And we will just start. I'll explain you each and every topic how it would be. As we all know that we all are living in a post COVID, मीन्स ये जो अभी स्टार्ट हुआ है, दिस इज अवर पोस्ट कोविड सेशन. ये पूरा जो साल है स्टूडेंट का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है ड्यू टू अ कोविड सेशन. कोविड वायरस की वजह से तो जितने भी स्टडीज है ऑनलाइन हुए हैं, एंड ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि एग्जाम्स कैसे होने वाले, क्या होने वाले हैं, हम एग्जाम फेस कैसे करेंगे ये कोरोना के माहौल में. तो स्टूडेंट, यू शुड नॉट गेट पैनिक. See, these are exams. You should take it in exams. Don't get too much offended or don't get too much panic. आप study करो. There is, and you, every student is genius. Always remember this. Everyone has some unique abilities. ठीक है, वो कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, सब में कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटीज के साथ उनको आगे जाना है, राइट? तो आई विल स्टार्ट विथ माय टॉपिक्स एंड माय सेशन. सी, as our first topic and सबसे foremost important thing art student के लिए, those and you all are having political science, you should be thorough with your maps. जो आपके मैप्स है वो मैप्स के साथ हमें बहुत थरो रहना है. सबसे इंपॉर्टेंट एशिया का मैप एंड सेकेंडली यूरोपियन कंट्रीज का मैप, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में ये दो चीज इंक्लूड किया गया है. एशिया का मैप क्या है, एशियन कंट्रीज कौन से है, कौन से एशियन कंट्रीज के साथ हम बिजनेस करते हैं, कौन से एशियन डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये एक मैप के साथ हमें थरो होना होगा. और दूसरा जो थिंग है वो यूरोपियन कंट्रीज के मैप के साथ. दिस टू आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन अपकमिंग एग्जाम्स. एज आवर टॉपिक्स आर डिवाइडेड इनटू, मतलब हमारे जो टॉपिक्स है सब्जेक्ट, इट इज 6 पार्ट में, 6 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, राइट? तो उसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट है द वर्ल्ड सिंस 1991. ठीक है, द वर्ल्ड सिंस 1991. ये चैप्टर में स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ, उसके बाद जो बहुत सारे वहां पे वॉर वगैरह, जो कोल्ड वॉर हुए उस दौरान क्या क्या चीज हुआ, ये फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है. ओके, इन द सेकेंड चैप्टर द की कंसेप्ट इशू ऑफ 1991 के बाद के की कंसेप्ट, चैलेंजेस क्या थे स्टूडेंट्स के, उसके बाद उसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स, उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे. फॉर एग्जांपल्स, जो टाटा कंपनी सेटअप की गई वो किस प्रोसीजर के थ्रू सेटअप की गई, देन ओएनजीसी का रोल क्या था, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में क्या रोल प्ले कर रहा था, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने आए. मींस बहुत की कंसेप्ट है उसमें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट. उसकी जो शुरुआत है 91 में, क्योंकि पहले सब कुछ गवर्नमेंट के पास था, एंड जब एलपीजी रिफॉर्म किया गया
तो वो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में आ गया, एंड प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद जो काफी सारे इंडस्ट्रीज है उसकी सेटअप, फिर फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना करेगी, ये सब चीज सेकेंड चैप्टर में बताया गया है। फिर उसके बाद इंडिया के पास चैलेंजेस क्या था, मेजर प्रॉब्लम्स क्या थे, इशू क्या थे, ये सब चीज यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में हमने एक्सप्लेनिंग सेक्शन में देखा हुआ है। तो उस चैप्टर में हमें मेनली क्या करना है, इंटरनेशनल जो एजेंसी है, राइट, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल क्या है वो देखेंगे। कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनी, आईटी सेक्टर्स लाइक विप्रो, इंफोसिस, नेस्ले, ये सब जो कंपनीज बनी, ये सब कंपनीज का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट कितनी होल्ड रहेगी, पब्लिक पार्टनरशिप कितनी रहेगी, ये सब चीज सेकेंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। And the third chapter is all about key concept and issues since 1991. Humanitarian issues. In this, you will come to know, अभी देखो वर्ल्ड वॉर हुआ, देन कोल्ड वॉर हुआ, इसमें एक चीज बहुत लॉस होता है ह्यूमैनिटी का, वो है जो वो कंट्री में लोग बिलोंग नहीं करते, पीपल्स जो बिलोंग नहीं करते, तो दे बिकम अ रिफ्यूजीज। जैसे आज इंडिया में हम इशू फेस कर रहे हैं, रोहिंग्यास का इशू, म्यांमार से उनको निकाल दिया गया है, तो जो हमारी टेरिटरी है लाइक मिजोरम, ठीक है, आसाम, नागालैंड, वहां पे वो रिफ्यूजी आके मतलब इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने वहां पे कॉरिडोर्स लगा दिया, स्टॉप कर दिया है हमने, इवन फूड और वाटर भी वहां पे स्टॉप कर दिया है। बट इट इज रॉन्ग, फूड और वाटर, ये इंडिया इज अ लैंड ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, राइट, इसको हम इंडिया एक लैंड बताते हैं। तो हम लोग उन्हें भले अपने कंट्री में आना प्रोहिबिट कर सकते हैं, बट खाना एंड पानी देना, वाटर एंड फूड देना एक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक स्टेप जो इंडिया ने उठाया उसको अभी क्लोज करना होगा, और जब वो स्टेप इंडिया क्लोज करेगी और ये फूड एंड वाटर प्रोवाइड करेगी, उसके बाद लोगों की लाइफ बचेगी, उनको जो मतलब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो वहां पे सॉल्व होंगे। तो इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन में एक रिफ्यूजी कैंप करके चलाती है, तो उसके रोल्स क्या होने चाहिए, उसके फंक्शंस क्या होने चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसमें वर्ल्ड समिट होगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल क्या होगा, ये थर्ड चैप्टर में बेसिकली बताया हुआ है। वहां पे आप एक और चीज देखेंगे, वो क्या होगा, जेंडर अप्रोच। जेंडर अप्रोच क्या है, जनरली कैसे जेंडर मेन को एंड विमेन को, इवन द चिल्ड्रंस, गर्ल चाइल्ड, उनको क्या राइट चाहिए, कैसे वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड में वुमेन एम्पावरमेंट के रोल में क्या काम करेगी। उसके बाद हमने जो मिनिस्ट्री बनाया है वुमेन एंड डेवलपमेंट के लिए, ये सब का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें कितने फीमेल मेंबर्स है, ये सब कुछ हमें थर्ड चैप्टर में सीखने मिलेगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ चैप्टर इज कंटेम्पररी इंडिया, challenges to peace, stability and national integration. In this chapter आप ये देखोगे कि इंडिया के पास challenges क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, छोटी कंट्री तो नहीं है विद वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, नो, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, कंटेम्पररी इंडिया, challenges to peace, stability and national integration। इसमें हमारा कास्ट पे क्या पॉलिसी होना चाहिए, उसके बाद जो अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर, लेबर के ऊपर, स्टूडेंट एजुटेशन, स्टूडेंट डिमांड, कम्युनल राइट, ये जो भी होता है उसके ऊपर पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्शन कैसे ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या रोल परफॉर्म कर रही है, वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। मीन्स आप अपने कंट्री के खिलाफ ही कुछ तो प्लान नहीं कर रहे हो, मीन्स अगर कोई टेररिज्म प्रैक्टिस हो रही है उसको कैसे स्टॉप करना है, एक स्टेट कैसे उसको हैंडल कर सकता है, एक स्टेट का रोल क्या हो सकता है वहां पे, एज अ कंट्री वहां पे क्या कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वो देखेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग बेसिकली 9th से स्टडी करते आ रहे हैं, अलग अलग एथनिसिटी पे, अलग अलग लैंग्वेजेस पे, हमारे जो स्टेट्स है मोस्टली लैंग्वेजेस के बेसिक्स पे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग पीपल, गुजरात में गुजरात स्पीकिंग पीपल, पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग पीपल। तो ये एक वैसे, बट वी लिव यूनाइटेडली, ये इंडिया की एक खूबी है, वी आर डिवाइडेड बाय अ लैंग्वेज बट लिव बी यूनाइटेडली, ठीक है। इसमें हमें ये देखने मिलेगा, इसमें हमें बाकी कंट्रीज के भी देखने मिलेंगे, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कुछ कंट्री मल्टीकल्चरल कंट्री है, ठीक है,
उसके बाद कुछ कंट्री जो सैलाड बाउल है, मतलब सभी चीज का मिक्सचर है वो कंट्री में, तो वो एक देखने को हमें यहाँ पे मिलेगा इस चैप्टर में। तो ये बेसिकली सिंपल पॉइंट है। बाय रीडिंग दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट विच कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें ये बताया गया है। एंड नेक्स्ट इसमें हम आगे और देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने ड्राफ्ट किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या क्या चीज बताया हुआ है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, काफी सारे आर्टिकल्स उन्होंने, आर्टिकल 32 जिसको हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या राइट्स होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ये चीज उन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एज अ कंट्री हम चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, मीन्स इसमें आप एक और चीज आपको समझ में आएगा, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ये जो 3 स्टेट थे, ये स्टेट में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। ये 3 स्टेट इंडिया के साथ नहीं थे, फिर इंडिया ने चैलेंज एक्सेप्ट करके तीनों स्टेट को आज अपने साथ कैसे मिलाया, कैसे आज जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया, हाउ हैदराबाद बिकम इंटीग्रल पार्ट, हाउ जूनागढ़ बिकम इंटीग्रल पार्ट। ये 3 बिगेस्ट मोस्ट चैलेंजेस था जो 1947 के बाद हमने फेस किया, और ये चैलेंजेस हमने आज सॉल्व किया। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जम्मू कश्मीर, जिसका एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, राइट, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज उनका कंप्लीटली अलग फ्लैग था, उनका कंप्लीटली अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भले ही इंडिया का पार्ट थे, बट दे वर नॉट कंप्लीटली, बट in 2000 I think 18 in 2018 on 5th August, ठीक है, on 5th August I think 18 or 19, just in 2019 on 5th August जम्मू कश्मीर में आर्टिकल जो 370 था वो हटाया गया और 35A हटाया गया और जम्मू कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना लिया गया। एंड वहां पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू होता है, इंडियन फ्लैग। तो ये सब जो चैलेंजेस है हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब चीज हमें यहाँ पे स्टडी करने मिलेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग इवन नक्सलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी टेररिज्म वो बाहर से होता है, राइट, मीन्स आउट ऑफ जो ISI होती है, अलकायदा हो गया, ये सब एक, फिर बोको हराम ग्रुप हो गया, ये सब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे है। उसके बाद हमें अपने इंटरनल कंट्रीज में भी फाइट करने पड़ते हैं, वो है नक्सलाइट से, राइट, नक्सलिज्म से। तो इंडिया के कुछ स्टेट है, लाइक वहां पे कुछ गढ़चिरौली हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका हो गया, दंतेवाड़ा वगैरह, वो एरिया में नक्सलाइट कैसे है, क्या है, कितना उनका लेवल है, ठीक है, लेवल आई मीन कितने लेवल तक उन लोगों को हमला कर सकते हैं, उनको क्या उनकी बेसिक नीड है जो प्रोवाइड नहीं हो रही है, वो इस चैप्टर में दिया गया है इन द 4th चैप्टर, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या वहां पे रोल निभा रही है वो बताया हुआ है। नेक्स्ट इन 5th चैप्टर कंटेम्पररी इंडिया एंड गुड गवर्नेंस। अभी इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी मॉडल है जो काफी ज्यादा बेस्ट मॉडल है, ठीक है। बेस्ट मॉडल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद वो गवर्न कैसे कर रही है वो देखने को यहाँ पे हमें मिलेगा। उसके बाद 1980s के बाद इंडिया ने क्या क्या स्टेप ऐसे लिए जिसकी हमारी गवर्नेंस मॉडल की काफी ज्यादा बाहर में कुछ जो मॉडल है, और रिसेंटली 2014 के बाद भी जो हमारे गवर्नेंस मॉडल आए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे मॉडल है, तो वो कैसे वर्ल्ड वाइड में फेमस हुए हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में इंडिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पहले के ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड आफ्टर द कोविड इंडिया का वर्ल्ड ऑर्डर काफी ज्यादा चेंज हुआ है। एज यू नो, इसमें हम एक न्यू कंसेप्ट आने वाले दिन में देखेंगे कि इंडिया इज वन द कंट्री हु इज डूइंग लॉट्स ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन फॉर सच कंट्री those who are developing country not even taking a single rupees of money। तो एक ये गुड गवर्नेंस का मॉडल हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस में, कि वो कंट्री कितनी अकाउंटेबल है, कितनी वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिवनेस कितना है, देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कितनी है वो कंट्री, फॉलो ऑफ लॉज होते हैं या नहीं, ठीक है, लॉ के वहां पे क्या क्या तरीके हैं, फिर वहां पे पार्टिसिपेटरी जो है मतलब पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है।
उसके बाद सेंसेक्स ओरिएंटेड वगैरह, ये जो है सेंसेक्स वगैरह, यहाँ पे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन कितनी ज्यादा होती है। उसके बाद ओवरऑल जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वहां पे पार्टिसिपेशन कितनी होती है, ये सब चीज गवर्नेंस मॉडल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर विल स्टडी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एंड हमारे जो 6 पिलर है गवर्नेंस के, वो याद करके जाने हैं। मीन्स आपको बहुत सिंपल है वो जो 6 पिलर है। सबसे पहला पिलर देखो, पॉलिसी कोई भी बनता है तो उसमें लीगल फ्रेमवर्क रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा पॉलिसी बनाना। दूसरा पॉइंट आएगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फ्रेमवर्क। आप कैपेसिटी कैसे बिल्ड करते हो, फ्रेमवर्क आपका कैसा चल रहा है, उसकी फ्रेमिंग क्या है, उसको उसके वजह से कितने लोगों को बेनिफिट होने वाला है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसकी फंडिंग कितनी हो रही है, ठीक है, उसमें कितना गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ये देखना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, और कोर गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेट वाइज उसके प्रोजेक्ट कैसे लॉन्च होंगे, ये एक इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट आपको देखना है ये चैप्टर में। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्या देखना होगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो हमने पंचशील एग्रीमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, अकॉर्डिंग टू दैट हम पंचशील एग्रीमेंट कैसे फॉलो कर रहे हैं वो। उसके बाद सॉवरेनिटी कितना है, मतलब हम कौन से स्टेट्स को कितना सॉवरेन दिए हुए हैं, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ये सब चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलीव एंड को एग्जिस्टेंस, वहां पे कितना बिलीव है, को एग्जिस्टेंस कितना है, हम रिस्पेक्ट कितना है एक दूसरे के कंट्री के टेरिटरी के प्रति, ये सब चीज हम इंडिया एंड द वर्ल्ड में हम देखेंगे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव रहेगी। हमारे डिप्लोमेटिक टॉक्स क्या होंगे वहां पे, उसके बाद इकोनॉमिक क्या होगा, पॉलिटिक क्या होगा, मेजर पावर, हाउ दे आर वर्किंग बाय सी इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया इज वन ऑफ द मेजर पावर कंट्रीज। जैसे सुपर पावर में अपना अमेरिका आता है, उसके बाद रशिया है, जापान है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सेम इन दैट पोजीशन इंडिया इज आल्सो गोइंग इन अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया इज अचीविंग अ ग्रेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाती है, उसके बाद वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, ठीक है, उसके बाद वहां की हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम्स और यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो सुपर पावर कंट्री है उसके साथ इंडिया का रिलेशन क्या है, ये सब चीज यहाँ पे एक आउटलुक रखना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जितने भी, दैट इज योर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब के साथ हमारे रिलेशन क्या है, ये वर्ल्ड ऑर्डर में आपको दिखता है। हाउ इज आवर रिलेशन, व्हाट वी आर डूइंग टू सेव आवर रिलेशन एंड कीप अ हेल्दी रिलेशन इन आवर नेबरिंग कंट्रीज, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आइडिया था तुम्हारा, मतलब ये पूरा एक आइडिया था पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट्स का, ठीक है, कैसा होगा क्या आपके पूरे चैप्टर में है। जिसने ओवरऑल स्टडी नहीं किया होगा, जो स्टूडेंट ने पूरे साल भर कुछ भी स्टडी नहीं किया होगा, जस्ट इफ दे विल गो थ्रू अ समरी आल्सो दे कैन राइट अ वेरी वेल पेपर। सी पेपर बेसिकली 80 मार्क्स का है, ओके 80 मार्क्स के पेपर में 29 मार्क्स का यू विल हैव एन ऑब्जेक्टिव्स by using your technique, by using, if you will do a single reading of your textbook also, then also you can pass very easily. Let me clear this paper, जो आपकी एग्जाम्स होगी वो उसमें डिफिकल्टी का लेवल आई डोंट थिंक सो इट विल बी वेरी हाई और इवन वेरी लो, बट if you will read this textbook at least once during before your examination also, then also you can pass it very easily. तो आपका पैटर्न कैसा डिवाइड होगा, क्वेश्चन नंबर वन इट वुड बी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। वहां पे आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन दिए होंगे, राइट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, और वहां पे नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, ओके वो ऑप्शंस में से आपको चॉइस करना है कि कौन सा आंसर सही है, तो वो 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स एंड रीराइट। जो पेयर्स गलत दिए रहेंगे, ठीक है, गलत पेयर्स दिए रहेंगे उसको हमें रीराइट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया होगा एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा स्टेटमेंट रहेगा
कि द कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं ये। फिर उसके बाद दूसरा द इंटरनेशनल एजेंसी डीलिंग विद द इंटरनेशनल ट्रेड, उसको क्या बोलते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस ये सिंगल लाइनिंग आंसर है। इसके लिए आपको कितना मार्क्स रहेगा, इसके लिए यू विल हैव 4 मार्क्स। एंड स्टेट एन अप्रोप्रिएट कंसेप्ट फॉर द स्टेटमेंट, ट्रू और सॉरी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपको बताना है कि वहां पे वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, वो 4 मार्क्स के लिए है। फिर ऑड मैन आउट, कौन सा ऑड मैन आउट है इसमें से, लाइक सैटेलाइट हो गए, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन एंड टेलीविजन, इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, तो वो आपको स्पेसिफाई करके निकालना है, तो वो ऑड मैन आउट 4 मार्क्स के लिए आएगा वहां पे। एंड नेक्स्ट विल बी कंप्लीट कंसेप्ट मैप, एज आई टोल्ड कि बिफोर ओनली कि you have to be a very thorough with your Asian map and your यूरोपियन मैप, ये 2 मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल एससीओ का मेंबर, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन कौन है, ठीक है, मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है, उसके बाद बिम्स्टेक कमिटी का मेंबर कौन से कंट्रीज है। तो इसीलिए ये जो मैप है, कंसेप्ट मैप, थरोली प्रैक्टिस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट विल बी फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक मैप बना के दिया जाएगा, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा, मीन्स वो कंट्री कौन से इसमें डायरेक्शन में लोकेटेड है, या वो कंट्री कौन से इसमें बिजनेस करती है, फॉर एग्जाम्पल एससीओ की मेंबर है या नहीं, WTO की मेंबर है या नहीं, तो वो 5 मार्क्स के लिए आएगा यहाँ पे। देन योर पार्ट नेक्स्ट सेक्शन विल बी स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वहां पे आपको ट्रू और फॉल्स विथ अ करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। सी आई एम रिपीटिंग, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स ऐसे नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट मेंशन करना है कि वो आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल गेट टोटल 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन पर क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो ऐसे करके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद एक्सप्लेन कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग, आपको 2 चीज के बारे में रिलेशन बताना है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और वुमेन एम्पावरमेंट, ये ऐसे 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, तो ये टॉपिक के ऊपर आपको रिलेशंस बताने हैं। तो वो एनी 3 मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से कोई 3 सॉल्व करना है, इट विल बी फॉर 9 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट विल बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है, एनी 3, वहां पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, अगेन उसमें से 3 सॉल्व करना है, वो 12 मार्क्स के लिए। शॉर्ट आंसर रहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे रहेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर्स के ऊपर आप 80 to 100 वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए, तो इट विल बी जस्ट फॉर 12 मार्क्स, मीन्स एनी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। एंड नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग 15 to 200 वर्ड्स विथ रेफरेंस टू गिवन पॉइंट्स, आपको एक पॉइंट्स दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, इंडिया के ऊपर पॉइंट्स दिया जाएगा कि इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस ऑन 1947, द अंडर डेवलपमेंट लिटरेसी रेट, नेशनल मूवमेंट हैज प्रोवाइड, ये बेसिकली ऐसे पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जाएगा, ठीक है, वो पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढ के लिखना है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे, इट विल बी फॉर 10 मार्क्स। ओवरऑल योर पेपर स्ट्रक्चर विल बी दिस, ये पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, कंप्लीटली दिस पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स। ऐसे करके आपके पूरे जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। और यहाँ पे वेटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट चैप्टर का वेटेज इट इज ऑफ 19 मार्क्स, फर्स्ट चैप्टर 19 मार्क्स का, सेकेंड चैप्टर 19 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर विल बी 20 मार्क्स का। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड 19 मार्क्स का है, बाकी जो चैप्टर्स है 20 मार्क्स, और जो ये 20 मार्क्स है, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये पूरा मिला के 80 होता है, नहीं, ये ऑप्शनल के साथ है, आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये ऑप्शनल के साथ है। अगर स्टूडेंट्स को जिसको टॉपर बनना है वो तो सब करके जाएगा, जिसको स्पेसिफिकली कुछ ही सब्जेक्ट में मतलब स्कोरिंग मार्क्स चाहिए
बस only they want a scoring marks. Then if they'll do their objective also, तो easily they can score a 29 marks. आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही 29 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और शॉर्ट आंसर्स जो रहेंगे वो 41 मार्क्स के रहेंगे, और लॉन्ग आंसर्स 10 मार्क्स के रहेंगे. तो ऐसे मिला के पूरा आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा. ओके और जो पेपर होगा वो कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा. कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड. अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट मग अप, रट्टाफिकेशन मत करो, कंसेप्ट समझो. ठीक है. एप्लीकेशन, वो पेपर के पीछे का एप्लीकेशन क्या, आपको लग रहा होगा आर्ट्स से, आर्ट्स मतलब रट्टा. डोंट गो विथ दिस रॉन्ग कंसेप्ट. रट्टे के साथ जाना नहीं है. आपको समझना है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, कैसे इंपॉर्टेंट होगा. और टेक्स्ट बुक के जो भी नीचे है क्वेश्चंस बैक साइड में, मींस whenever you go through your textbook, तो वहां पे नीचे में there is many of the questions are present. Please go through that questions. वहां से आपको काफी सारा स्कोरिंग पॉइंट्स मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं. Choose the correct option. Unity in diversity is one of the important Indian value associated with. Options are Panchayati Raj, national integration, concept of nation and concept of melting point. अगर किसी ने भी ये एक बार भी ये चैप्टर रीड किया रहेगा, with your one click you will understand the आंसर ऑफ दिस. देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम किस में यूज करेंगे, कुछ तो नेशनल इंटीग्रेशन जैसे पॉलिसी में ना, तो योर आंसर विल बी नेशनल इंटीग्रेशन. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ एवरी सेट, करेक्ट इट एंड रीराइट. अभी आप बोल रहे होंगे कि मैम ने तो ये बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आने वाला, बस आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. वो क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे एग्जाम्पल आ सकता है वो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट यू कैन गेट अ स्मॉल आइडिया कि आपकी पेपर ओवरऑल कैसी होगी. देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इन एवरी सेट, करेक्ट इट एंड रीराइट. जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, स्ट्रगल फॉर राइट ऑफ तमिल, LTTE, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, आर्टिकल 370. ये 3 ऑप्शन है. अभी इसमें से एक ऑप्शन ये तो गलत है. जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, ये बात तो सही है. स्ट्रगल फॉर तमिल राइट्स के लिए LTT, ठीक है, वो सही है. नेशनल इंटीग्रेशन जो है ऑफ काउंसिल आर्टिकल 370 से रिलेटेड है, नहीं, ये आंसर गलत है. बाकी आप दोनों एज इट इज लिखोगे. थर्ड वाला वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन की जगह वहां पे आप लिखोगे जम्मू कश्मीर. ओके, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 ये राइट रिमूव किया गया था. ये आपके आंसर है. देयर यू विल गेट अ फुल मार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट देखो, फाइंड ऑड मैन आउट. कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पे. एग्जाम्पल, टेररिज्म, नक्सलिज्म, नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म. ठीक है. अभी यहाँ पे देखिए, टेररिज्म वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है. नक्सलिज्म ये भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी है. नेशनलिज्म मतलब क्या, कंट्री के प्रति सम्मान है. और एक्सट्रीमिज्म मतलब कंट्री के प्रति विरोध है. इसमें जो 3 चीजें, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है. टेररिस्ट भी लिंक है, नक्सल भी लिंक है और एक्सट्रीम भी लिंक है. इसमें सिर्फ नेशनलिज्म इससे लिंक नहीं है, इसलिए आपका ऑड मैन आउट कौन सा होगा, नेशनलिज्म होगा. ऐसे ऑड मैन आउट के क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद स्टेट द अप्रोप्रिएट कंसेप्ट फॉर गिवन स्टेटमेंट. अभी एक स्टेटमेंट है, राइट, उसका हमें सिंगल वर्ड में आंसर देना है. कितना, कैसे, सिंगल वर्ड में, नॉट इन अ पैराग्राफ. देखो, थ्रेट यूज वायलेंस विद द इंटेंशन टू क्रिएट पैनिक इन अ सोसाइटी. थ्रेट, वायलेंस और सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करने का काम जो होता है, ये कौन करता है, किसकी एक्टिविटीज है ये. थोड़ा सा वहां पे आप दिमाग लगाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्टिविटी टेररिस्ट की है. तो योर आंसर विल बी टेररिज्म. ठीक है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट. ठीक है. स्टेट का कुछ भी प्रोसेस हो, वहां पे डिसीजन मेकिंग का एक तरीका हो, तो वहां पे इन्वॉल्वमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस. क्लियर. यहां तक ऐसे क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद कंसेप्ट, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप. अब देखो, कंसेप्ट मैप के बारे में मैं अभी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. वैल्यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन.
ये तुम्हें बॉक्स में ब्लू कलर का एक बॉक्स होगा या व्हाइट ब्लैक कलर का, वहां पे वैल्यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन क्या क्या होना चाहिए वो वहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको लिखना है वैल्यूज क्या क्या होते हैं नेशनलिज्म के। एक तो हम नेशनलिज्म फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट सेक्युलरिज्म, थर्ड पॉइंट डेमोक्रेसी में बिलीव करते, फोर्थ पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिलीव करते, उसके बाद सोशल चेंजेस में बिलीव करते, देन सोशल जस्टिस में बिलीव करते, एंड फोरमोस्ट थिंग वी बिलीव इन इक्वालिटी। we believe in equality, it is one of the important aspect। ठीक है, ये आपके नेशनल वैल्यू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, तो आपको ऐसे आंसर्स मेंशन करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको रीजन स्पेसिफाई करना जरूरी है, रीजन स्पेसिफाई नहीं करोगे यू विल नॉट गेट, सिर्फ आपने ट्रू लिख दिया तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, दैट्स ऑल। आपको रीजन स्पेसिफाई करना है, ठीक है। हाँ, मतलब ट्रू है तो वही रीजन लिखना है नीचे, दूसरा कुछ और नहीं लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। Democracy is required to establish national integration and social transformation। अब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है स्टेटमेंट, तो ये ट्रू हो गया, राइट। यू विल राइट ट्रू, द अबाव गिवन स्टेटमेंट that is democracy is required to establish national integration and social transformation is true, that's all। अभी यहाँ पे एक false come statement लेंगे, India is a permanent member of SCO। ये ट्रू है या फॉल्स है, इट विल बी अ फॉल्स। इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है एससीओ का, तो वहां पे इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। अभी मैंने नेशनल यूनिटी एंड रीजनल एस्पिरेशन, ये दो ऐसे टॉपिक्स रहेंगे, आपको दोनों के बीच में ये बताना है कि नेशनल यूनिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद रीजनल एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। नेशनल जो यूनिटी रहता है उसमें आप वर्क कैसे करते हो, क्या क्या वैल्यूज होते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं नेशनल यूनिटी के, वो एक्सप्लेन करना है। और जो रीजनल एस्पिरेशन होता है, रीजनल एस्पिरेशन में आपको बताना है कि वहां पे कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट रखते हैं रीजनल एस्पिरेशन को, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपको अपना ओपिनियन बताना है, ठीक है। उसमें पीस एंड स्टेबिलिटी आर नीडेड फॉर नेशनल प्रोसेस। किसी भी चीज के मतलब कोई भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए पीस, ठीक है, और स्टेबिलिटी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पीस एंड स्टेबिलिटी हमें लगता है, तो यहाँ पे हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है क्यों वो कंट्री के लिए पीस लगता है, क्या जरूरत है पीस का, स्टेबिलिटी का क्या जरूरत है, उससे क्या बेनिफिट होगा, हमारे इकोनॉमिक पे क्या उसकी असर होगी, उसके बाद यहाँ पे नेशन का प्रोग्रेस क्या क्या होगा। अगर कंटिन्यू कोई भी ह्यूमंस फाइट करते रहे तो क्या शांति रहेगी वो कंट्री में, नहीं रहेगी। वहां पे पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। फूड नहीं रहेगा, शेल्टर नहीं रहेगा, क्लोथिंग का प्रॉब्लम होगा। तो ये पीस और स्टेबिलिटी नहीं रहने की वजह से, तो हियर यू हैव टू एक्सप्लेन योर ओपिनियन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर द फॉलोइंग, मींस what is left with extremism in India, और एक्सप्लेन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उसमें क्या क्या चीज आपको देखने मिलेंगे, मतलब क्या क्या एस्पेक्ट्स है। वहां पे स्टोन पेल्टिंग का प्रॉब्लम होता है, पाकिस्तान के साथ हमारे फाइट्स चलते रहते हैं, वो एलओसी सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, उसके वजह से काफी सारे जाने जाती हैं। उनके सपोर्ट्स में काफी सारे कंट्री, पाकिस्तान के सपोर्ट में ऑलवेज चाइना आती है, ठीक है। चाइना वहां पे आती है इंडिया को परेशान करने के लिए, तो उससे क्या होता है हमारे आर्मीज के लाइफ लॉस में जाते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन क्या लेना चाहिए, गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क कैसे करे, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपको ऐसे वैसे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। यहाँ पे आपका ये पूरा आंसर द फॉलोइंग का ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट आपको क्या आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे रोल ऑफ स्टेट का 45 पेज नंबर पे रोल ऑफ स्टेट का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वो पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन किया रहेगा।
और वही पैराग्राफ में से पूछा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द बेसिक गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या वो पैराग्राफ में अगर जस्टिस, लिबर्टी, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ आवर प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल का मेन प्रिंसिपल क्या क्या है, तो उसमें जो भी वर्ड बोल्ड में लिखा हुआ है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, सेक्युलरिज्म, वो डेमोक्रेसी, वो सब चीज आपको मेंशन करना है। तो जस्ट फ्रॉम पैराग्राफ यू हैव टू पिक अप द पॉइंट एंड यू हैव टू राइट। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे, इट विल बी फॉर योर 10 मार्क्स। overall this will be your pattern for the political science. I hope all the students got clear about this all pattern. किसी को कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है या मार्किंग स्कीम नहीं समझ में आया, प्लीज आप पूछ सकते हो। Yes, I am ending with my topics. I request Riya ma'am. No one has the question. Okay, so I guess no one wants to ask or everything is clear. So thank you so much, ma'am. The session was very nice. So on the formal note, I would like to thank Ms. Akanksha Singh for presenting such knowledgeful session. And also I would like to thank the StreamYard for their technical support. Thank you so much, all of you, for joining today's session. Let's meet up tomorrow with same positive and fresh vibes. Thank you so Okay, much. thank you so much.